इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने मेज पर अर्थशास्त्र के शोध पत्रों और उपभोक्ता व्यवहार पर कुछ बेहतरीन लेखों का एक भारी भरकम ढेर लगा है। और काफी दिलचस्प नोट्स भी हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सब के बीच से जो सबसे अहम जानकारी निकल कर सामने आई है ना, वो सिर्फ एक उबाऊ आर्थिक सिद्धांत नहीं है। सही कहा। ये एक पूरी लहर है जो दुनिया भर के समाजों का चेहरा बदल रही है। बिल्कुल। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है डिस्पोजेबल इनकम, मतलब खर्च योग्य आय, और इसके कारण वैश्विक स्तर पर खपत यानी कंजम्पशन के जो पैटर्न बदल रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे जब किसी देश में संपत्ति बढ़ती है तो वो केवल लोगों की खरीदारी की आदतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस देश की पूरी संस्कृति, उसके काम करने के तरीके और जीवन शैली को जड़ से बदल कर रख देती है। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जो सतह पर तो शायद सिर्फ आंकड़ों का खेल लगता हो। जीडीपी और वो सब। बिल्कुल। अक्सर जब आर्थिक विकास की बात होती है तो ध्यान सीधा जीडीपी ग्रोथ या शेयर बाजार के सूचकांकों पर जाता है, लेकिन गहराई में जाने पर यह पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। सही बात है। कोई भी समाज ना तब असल मायने में बदलता है जब आम इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद उसकी जेब में कुछ अतिरिक्त पैसा बचने लगता है। जो पैसा बच जाता है। हाँ, यही वो पैसा है जो नए उद्योगों को जन्म देता है और सच कहूं तो सदियों पुरानी परंपराओं को भी चुनौती दे डालता है। और इस चुनौती का ना सबसे बेहतरीन और मैं कहूँगा कि चौंकाने वाला उदाहरण उस देश से आता है जहाँ सदियों से चाय पीने की एक बहुत गहरी लगभग आध्यात्मिक परंपरा रही है। बिल्कुल, एक आध्यात्मिक परंपरा। एक ऐसा समाज जहाँ कॉफी के बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी और ना ही उसकी कोई मांग थी। जाहिर है यहाँ चीन की बात हो रही है। चीन का उदाहरण बहुत ही सटीक है यहाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे माहौल में जब कोई विदेशी कॉफी ब्रांड प्रवेश करता है तो उसका हश्र क्या होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक पेय पदार्थ, मेरा मतलब है ये सिर्फ एक ड्रिंक बेचने की बात नहीं थी, ये एक पूरे सांस्कृतिक व्यवहार को बदलने की कोशिश थी। देखिए, चीन में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये सामाजिक मेलजोल का, सम्मान का और परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे बाजार में जब कोई पश्चिमी कॉफी ब्रांड जाता है ना, तो ये वैश्विक कॉर्पोरेट इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रयोग बन जाता है। दुनिया भर की विशाल कंपनियां ये देखती हैं कि क्या पैसा और एक नया कूल फैक्टर लोगों की पीढ़ियों पुरानी आदतों को बदल सकता है। एक तरह का टेस्ट था ये। हाँ, ये इस बात का लिटमस टेस्ट था कि क्या बढ़ता हुआ पैसा लोगों के सामाजिक व्यवहार को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बात 1999 की है, जब मशहूर अमेरिकी कैफे चेन स्टारबक्स ने चीन में अपना पहला स्टोर खोला था। और उन्होंने ना शुरुआत में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल प्रमुख स्थानों पर बेहद महंगी रियल एस्टेट किराए पर ली। उस समय चीन के युवाओं के बीच पश्चिमी संस्कृति का थोड़ा बहुत चलन शुरू ही हो रहा था। और स्टारबक्स का दांव क्या था? उनका दांव ये था कि वे असल में कॉफी नहीं, बल्कि वो अमेरिकन अनुभव बेचेंगे। बिल्कुल, अमेरिकन अनुभव। और उस अनुभव को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया था। पश्चिमी देशों में ये एक बेहद सफल मॉडल था, जहां लोग सुबह काम पर जाते हुए अपनी कॉफी लेते हैं, अपनी गाड़ी में या चलते फिरते, हाँ, या अकेले बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करते हैं। स्टोर का डिजाइन, बैठने की जगह, तेज बजता हुआ संगीत और काउंटर पर एस्प्रेसो बनाते खुशमिजाज बरिस्टा, ये सब एक व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्टिक संस्कृति को ध्यान में रख के बनाया गया था। लेकिन चीन में ये मॉडल बुरी तरह से लड़खड़ा गया। बिल्कुल लड़खड़ा नहीं था। शुरुआत में स्टारबक्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और इसका कारण ना कोई बहुत बड़ा व्यावसायिक रहस्य नहीं था। बात बहुत सीधी सी थी, चीनी लोगों को कड़वी कॉफी का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी आदतें अलग थीं, उनका स्वाद अलग था। अब यहाँ से किसी भी आम कंपनी की कहानी खत्म हो जाती और वे बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौट जाते। लेकिन स्टारबक्स ने यहाँ एक बहुत बड़ा जुआ खेला। उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही पलट दी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने ये समझ लिया कि वे एक सामूहिकता वाली, मतलब कलेक्टिविस्टिक संस्कृति में हैं, जहाँ लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ मेन्यू में बदलाव नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे स्टोर के स्पेस को फिर से डिजाइन किया। उन्होंने देखा कि चीन में लोग अकेले कॉफी पीने नहीं आते, वे अपने पूरे परिवार या दोस्तों के बड़े समूह के साथ आते हैं। हाँ, तो छोटे फर्नीचर का कोई मतलब नहीं था वहाँ। एकदम सही। इसलिए छोटे और अकेले बैठने वाले फर्नीचर को हटाकर बड़ी मेजें और सोफे लगाए गए,
जहां समूह एक साथ बैठकर समय बिता सकें। और स्वाद के मामले में भी उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। ये बहुत बड़ी बात है किसी ग्लोबल ब्रांड के लिए। उन्होंने मेनू में ग्रीन टी आधारित ड्रिंक्स जैसे कि ग्रीन टी फ्रापुचिनो को प्रमुखता से शामिल किया। और स्थानीय त्योहारों को भी तवज्जो दी। हाँ, स्थानीय त्योहारों जैसे कि मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान मून केक बेचना शुरू किया। मतलब पश्चिमी देशों में कोई मून केक के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये एक तरह से पश्चिमी ब्रांड का पूरी तरह से चीनीकरण था। और इसी रणनीति ने उनके लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए। जब चीनी लोग अपने पारंपरिक स्वाद और बड़े समूहों में बैठने की सुविधा के कारण स्टारबक्स आने लगे, तो उस पूरे माहौल में समय बिताते हुए उन्होंने धीरे धीरे कॉफी का स्वाद भी चखना शुरू कर दिया। आदत बन गई उनकी। हाँ, आज की स्थिति ये है कि चीन में 6000 से अधिक स्टारबक्स आउटलेट हैं। ये केवल एक व्यापारिक जीत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बदलाव का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। केवल स्टारबक्स ही नहीं, अगर स्रोत सामग्री में दिए गए अन्य उदाहरणों को देखें तो ये एक पूरी लहर थी। KFC ने भी इसी तरह का संघर्ष देखा और फिर खुद को पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने तो अपने मेन्यू में राइस बोल्स और चीनी नाश्ता तक जोड़ दिया था। सोया मिल्क भी। लेकिन इन सब में सच कहूं तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम वॉलमार्ट का आता है। ओह, वॉलमार्ट का उदाहरण तो अमेरिका में वॉलमार्ट वो जगह है जहां साफ सुथरे गलियारों में डिब्बाबंद चीजें मिलती हैं, बिल्कुल साफ और शांत। लेकिन जब वो चीन गए, ये सुनकर शायद किसी को भी आश्चर्य हो, उन्होंने अपने स्टोर में मांस के लिए जीवित मेढक और कछुए तक बेचना शुरू कर दिया। ये सुनकर एक पल के लिए हैरानी जरूर होती है। मतलब एक विशाल अमेरिकी सुपरमार्केट चेन का चीन के वेट मार्केट के माहौल को बिल्कुल वैसे ही अपने स्टोर के अंदर उतारना बहुत कुछ कहता है। बहुत बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि लोकलाइजेशन या स्थानीयकरण किस हद तक जा सकता है। एक कंपनी अपनी पूरी सप्लाई चेन, अपने काम करने के तरीके और यहाँ तक कि अपनी ब्रांड इमेज को भी दांव पर लगाने को तैयार थी। कार कंपनियां हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर लग्जरी ब्रांड्स, इन सभी ने एक विदेशी बाजार के लिए अपने स्थापित नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर इन पश्चिमी और वैश्विक कंपनियों ने चीन जाने के लिए इतने बड़े बदलाव क्यों किए? मतलब जिंदा मेंढक बेचने के लिए एक पूरी नई सप्लाई चेन बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इतनी मेहनत, इतना पैसा और अपनी पहचान तक को बदलने का जोखिम लेने के पीछे आखिर क्या प्रेरणा थी? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, उपभोक्ता। और इसे थोड़ा विस्तार से समझें तो एक ऐसा उपभोक्ता वर्ग जिसके हाथ में नया नया पैसा आया हो। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम 2000 के दशक के शुरुआती आंकड़ों को देखें तो चीन की केवल 3% आबादी मध्यम वर्ग में आती थी। केवल 3%, जो कि बहुत कम है। यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगा था, रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष। लेकिन आज ये आंकड़ा लगभग 50% के आसपास है। ये सिर्फ आबादी का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था का बुनियादी जरूरतों से उठ के डिस्पोजेबल इनकम की ओर बढ़ना है। बिल्कुल। डिस्पोजेबल इनकम को अगर व्यापक आर्थिक संदर्भ में देखें तो ये वो जादुई ईंधन है जो गैर जरूरी अर्थव्यवस्था या कहें कि नॉन एसेंशियल इकोनॉमी को चलाता है। श्रोताओं के लिए या किसी के भी समझने के लिए इसे एक आसान उदाहरण से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक व्यक्ति महीने के 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है। उसमें से 15,000 रुपए किराए पर चले जाते हैं और 15,000 रुपए भोजन, बिजली और अन्य जरूरी चीजों पर खर्च होते हैं। अब बचे 20,000 रुपए। और यही 20,000 रुपए उसकी डिस्पोजेबल इनकम है, जरूरी खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है। हाँ, और ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च होता है। फैशनेबल कपड़े, नई फिल्में देखना, रेस्टोरेंट में खाना और भविष्य के निवेश पर। जब किसी समाज का बड़ा हिस्सा सिर्फ बुनियादी संघर्ष से बाहर आ जाता है तो जो पैसा बचता है वो जीवन शैली को अपग्रेड करने में जाता है। ये वो पैसा है जो तय करता है कि कौन सी नई फिल्में बनेंगी, शहरों में कौन से नए रेस्टोरेंट खुलेंगे और किस तरह के गैजेट्स बाजार में आएंगे। लोग बड़े उपभोक्ता बन जाते हैं। पर्यटन, खाना, कार, फैशन सब तेजी से बढ़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। युद्ध की भारी मार झेलने के बाद जब जापान की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी तो वहां के नागरिकों की खर्च योग्य आय में भारी इजाफा हुआ। उसी पैसे ने जापान को एक महाशक्ति बना गया। हाँ, एक तकनीकी और पॉप कल्चर महाशक्ति में बदल दिया। सोनी जैसी कंपनियां हों या वीडियो गेम उद्योग, ये सब उस स्थानीय डिस्पोजेबल इनकम की नींव पर ही तो खड़ा हुआ था।
दक्षिण कोरिया के विकास की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जहां सैमसंग जैसे ब्रांड्स और के-पॉप का उदय हुआ, और मध्य पूर्व के देशों का उदाहरण तो और भी दिलचस्प है। वहां का बदलाव तो पूरी दुनिया ने देखा है। बिल्कुल, वहां तो मानो जमीन से सीधा पैसा ही निकला हो। तेल की खोज के बाद वहां के समाज ने जिस तरह से धन का प्रदर्शन करना शुरू किया, बड़े बड़े गगनचुंबी अट्टालिकाएं, कृत्रिम द्वीप और रेगिस्तान के बीच में विलासिता का ऐसा प्रदर्शन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जब जब किसी समाज के हाथ में ये अतिरिक्त पैसा आता है तो उनके खर्च करने का तरीका बदल जाता है। वे सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, वे पहचान, रुतबा और एक अनुभव खरीदते हैं। यहां से बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि ये सब कोई बीते हुए कल की बात नहीं है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ठीक इसी आर्थिक बदलाव की धुरी पर बैठा है। भारत में खपत या कंजम्पशन की एक ऐसी लहर चल रही है जिसके आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। भारत का मौजूदा परिदृश्य वैश्विक अर्थशास्त्रियों के लिए एक जीवित प्रयोगशाला बन गया है। खासकर पर्यटन और विलासिता यानी लग्जरी के क्षेत्र में जो विस्फोट हुआ है वो इस नई खर्च योग्य आय का सीधा परिणाम है। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल गोवा में छुट्टियों के मौसम के दौरान 5 स्टार होटलों के एक कमरे का किराया 30,000 रुपए प्रति रात के आंकड़े को पार कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी कीमत होने के बावजूद ये सभी जगहें पूरी तरह से बुक रहती हैं। छुट्टियां आने पर हर पर्यटन स्थल भरा होता है। लोग विदेश जाने के बजाय देश में ही इतने महंगे अनुभव के लिए खुशी खुशी पैसे दे रहे हैं। इसे अक्सर रिवेंज ट्रैवल का नाम दिया जाता है, महामारी के बाद की एक तीव्र इच्छा, लेकिन ये उससे कहीं आगे की बात है। स्रोत सामग्री के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में कई बड़ी होटल कंपनियों की आय में दहाई के अंक यानी डबल डिजिट में वृद्धि दर्ज की गई। लोग पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लोग अब सिर्फ एक जगह ठहरने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, वे उस एक्सक्लूसिव अनुभव और सामाजिक रुतबे के लिए पैसे दे रहे हैं जिसे वे दुनिया को दिखा सकें। लेकिन ये पैसा सिर्फ खर्च नहीं हो रहा है। जब समाज में अचानक से पैसा आता है तो उसे सुरक्षित रखने और बढ़ाने की एक नई जरूरत भी खड़ी हो जाती है। वित्तीय सेवाओं में उछाल इसी का नतीजा है। हाँ, इसीलिए भारत में वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है। लोग अब सिर्फ सोने में या एफडी में पैसा लगाने तक सीमित नहीं है। वित्तीय क्षेत्र के आंकड़े इस बदलाव की पूरी कहानी कहते हैं। भारत में इस समय लगभग 16,189 निजी बैंक शाखाएं काम कर रही हैं, और इसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनमें से 1200 शाखाएं तो केवल पिछले 1 साल के भीतर खोली गई हैं। 1 साल में 1200? हाँ, इसका मतलब है कि डिजिटल भुगतान के इस युग में भी लोगों को निवेश और बीमा के लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ रही है। वो तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। शोध बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारत में सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खातों की संख्या में 50% से अधिक की छलांग गई है। ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि लोगों का रिस्क लेने का दायरा बढ़ गया है। वे अब अर्थव्यवस्था के विकास में सीधे तौर पर भागीदार बन रहे हैं। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखना भी बहुत जरूरी है। गाड़ियों की बिक्री किसी भी देश की डिस्पोजेबल इनकम का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होती है। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो भारत में करीब 10 साल पहले 17.83 मिलियन वाहनों की बिक्री हुई थी, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। 2019 तक आते आते ये उछलकर 26.28 मिलियन वाहनों तक पहुंच गया। बेशक महामारी के दौरान पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी एक बड़ा धक्का लगा, लेकिन बाजार ने जिस तरह से वापसी की है वो काबिले तारीफ है। 2030 के आंकड़ों के अनुसार 21.2 मिलियन वाहन बिके। वाहनों की बिक्री के इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ा पेंच है जो सीधे तौर पर उपभोक्ता के बदलते मनोविज्ञान को दर्शाता है। बिक्री की कुल संख्या शायद 2019 के मुकाबले थोड़ी कम हो, लेकिन जो कारें बिक रही हैं उनका प्रकार बदल गया है। हाँ, कारों का साइज बड़ा हो गया है। बिल्कुल, बाजार में बड़ी, चौड़ी और महंगी एसयूवी कारों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। ये एक बहुत ही सटीक बात है। पहले लोग पूछते थे ये गाड़ी माइलेज कितना देती है, लेकिन अब प्राथमिकता बदल गई है। अब हर किसी को एक बड़ी मस्कुलर गाड़ी चाहिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए। हाँ, लोगों को सड़क पर अपना दबदबा चाहिए, जिसे रोड प्रेजेंस कहते हैं। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गया है, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल, और सिर्फ गाड़ियां ही क्यों, खुदरा बाजार या रिटेल में भी यही हो रहा है। रिलायंस रिटेल का विस्तार हो या टाटा समूह के जूडियो जैसे फैशन ब्रांड्स की सफलता, ये सब दिखाते हैं कि कैसे फैशन अब छोटे शहरों तक पहुंच गया है। लोग अब दिखने पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं।
और दिखने की बात करें तो जिम और कॉस्मेटिक क्लिनिक भी तेजी से फैल रहे हैं। हर नुक्कड़ पर आधुनिक जिम खुल रहे हैं, स्किन केयर क्लिनिकों में भीड़ है। ये इस बात का सबूत है कि जब जीवित रहने का संघर्ष खत्म हो जाता है तो इंसान खुद पर, अपनी फिटनेस पर और अपनी दिखावट पर निवेश करना शुरू कर देता है। ये सब सुनकर एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर बनती है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ सकारात्मक दिशा में ही जा रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक उच्च खपत संस्कृति अपने साथ कई छिपे हुए खतरे भी लेकर आती है। ये खतरे किस तरह के हो सकते हैं? क्या हम उसी जाल की बात कर रहे हैं जिसमें कई विकसित देश फंस चुके हैं? मेरा मतलब है कर्ज का जाल। ठीक उसी जाल की। विकसित देशों में हमने देखा है कि कैसे अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने का सामाजिक दबाव लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली बनाए रखने के लिए मजबूर कर देता है। और फिर लोग कर्ज में डूब जाते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल और बाय नाउ पे लेटर जैसी योजनाएं एक ऐसा भ्रम पैदा करती हैं जहां लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, जबकि असल में वे कर्ज के पहाड़ के नीचे दब रहे होते हैं। इस प्रवृत्ति से बचना बहुत जरूरी है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि लोग भविष्य को दांव पर लगाकर आज की विलासिता खरीदें। पैसा खर्च करना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन ईएमआई के बोझ तले दब जाना ये किसी भी समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। जब तक ये खर्च समझदारी से किया जाए, तब तक ये आय विकास को बढ़ावा देती है। भारत के लोगों का व्यवहार अमीर होने के साथ बदल रहा है। अगर कोई अपने परिवार की पिछली पीढ़ियों के खर्च करने के तरीके की तुलना करे, जैसे 10, 20 और 30 साल पहले कपड़ों और जीवन शैली पर कितना खर्च होता था और आज कितना होता है, तो ये बदलाव बिल्कुल साफ नजर आएगा। लेकिन एक बात जो हमें स्रोत सामग्री के आधार पर हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि इस विकास की कोई गारंटी नहीं है। सही कहा, कोई गारंटी नहीं है। हमने ऐसे कई देशों को देखा है जो विकास के राजमार्ग पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे और फिर किसी झटके ने उन्हें रोक दिया। वे संभावित बाधाएं कई रूपों में आ सकती हैं। देश की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर सबसे अहम शिक्षा का स्तर। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो विकास की इस गति को रोक सकते हैं। लेकिन अगर नीतियां सही रहीं तो आने वाला समय पूरी तरह से इन नए उपभोक्ताओं का होगा। तो इस पूरी चर्चा के सारे धागों को अगर एक साथ पिरोया जाए तो कहानी चीन में एक चाय की प्याली की जगह स्टारबक्स की कॉफी के आने से शुरू होती है, वॉलमार्ट के जिंदा मेंढकों से होते हुए भारत में गोवा के 30,000 रुपए के होटल के कमरे और लाखों नई एसयूवी कारों तक पहुंचती है। एक बहुत ही लंबा और दिलचस्प सफर। बिल्कुल। और ये सब साबित करता है कि जब किसी देश के पास डिस्पोजेबल इनकम आती है तो वो पूरे विश्व के बाजारों को हिला सकता है। भारत वर्तमान में इसी ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। ये सिर्फ पैसे का प्रवाह नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद सीधे तौर पर हमारे स्रोत सामग्री में नहीं था, लेकिन आज की इस पूरी बातचीत के बाद किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर खर्च योग्य आय बढ़ने से किसी देश की सदियों पुरानी आदतें, जैसे चीन का चाय छोड़कर कॉफी अपना लेना, पूरी तरह बदल सकती हैं, तो क्या वैश्विक उपभोग के इस मानकीकरण में हम अपनी कुछ अनूठी सांस्कृतिक पहचानें हमेशा के लिए खो देंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या पूरी दुनिया एक ही सांचे में ढलती जा रही है? क्या विकास और अमीर होने की कीमत हमें अपनी ही संस्कृति का त्याग करके चुकानी पड़ेगी? ये एक बेहद गहरा सवाल है। ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे एक समाज अपनी बढ़ती हुई संपत्ति का जश्न मनाते हुए भी अपनी जड़ों को बचाए रखे। उम्मीद है कि इस गहन चर्चा से अर्थशास्त्र के इस पहलू को समझने में मदद मिली होगी। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारी तेजी से बदलती हुई दुनिया का आईना है। सुनते रहें और विचार करते रहें। धन्यवाद।